100% इंसानों ने उठाया या फिर उनमें कुछ इससे परसेंट के यही लिए इंसान? इससे ये पता चलता है, कुरान के अकॉर्डिंगली ये पता चलता है, वह हमला हल इंसान, अल इंसान यहाँ पर एक जिन्स के तौर पर आया। जिन्स का मतलब ये एक स्पीशीज, एक ग्रुप। अच्छा, तो पूरी की पूरी स्पीशीज जो थी एज अ ह्यूमन, उन्होंने इसको उठाया। ठीक है, अच्छा। तो इंसान ने इसको पर उठा ये लिया। पर ये तो हाँ मतलब बोलो। ठीक नहीं लगता ना कि अगर मतलब चॉइस दो है तो मतलब कोई तो ऐसा होगा ना कि जो सेकंड चॉइस को चूज करेगा। जैसे हम मान लो, करंटली भी इस तरह जैसे मान हम लो, काफिर बनना चाहते सॉरी, इस तरह मान लो, आपके अब्बू हैं, ठीक है, आपके फादर हैं, उन्होंने लोन लिया, हैं। ठीक है, बैंक से हम्म। लोन ले लिया। आप उस वक्त पैदा नहीं हुए हुए थे, या थे भी तो 3-4 साल के। ठीक हम्म। है, अब आपके पिता जो है उनका, हाँ। अब अल्लाह सुखी रखे, मेरी दुआ है वो ठीक रहें, उनका हो गया देहांत। ठीक है, जी। वो गुजर गए। अब उसके बाद बैंक किसको पकड़ेगा? आप थे अकेले, हाँ। बैंक आपको पकड़ेगा कि आप उनके बेटे हैं, ये लोन था, ये प्रॉपर्टी सेल करें या ये करें, ये करें, आप गाड़ी दें, फलाना करें, ताकि ये लोन ठीक करें आप। ठीक है, हाँ। इसी तरह ये समझें कि हाँ। अगर हमारे जैसे मिसाल के तौर पर मुझसे अगर ना भी पूछा जाए, चूंकि मैं उनकी औलाद में से हूं, अब ये यूं समझ लो, दुनिया के अंदर भी कितनी दफा ऐसा होता है कि फैसले हमारे बड़ों ने किए होते हैं, फेस आज की जनरेशन को करना पड़ रहा है। मान लो जैसे राम मंदिर का इशू है, ठीक है ना, अभी रिसेंटली, हम्म। अब कहाँ जाके 500-600 साल पहले किसी ने कोई निर्णय लिया, क्या तमाशा किया, फेस आज के मुसलमानों को करना पड़ रहा है, जिनका हो सकता है मुगलों के साथ ताल्लुक भी ना हो, उन सबको फेस करना पड़ रहा है। हम्म। तो ये याद रखना आपने, और ये करना पड़ता है, यही प्रोसेस है, इसके अलावा दुनिया बढ़ती नहीं है आगे, इसके अलावा हम लोग और आगे चल नहीं पाते, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ये सिचुएशन है। अच्छा, अब वो फेस तो चीजों को, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है बाद के मुसलमानों को, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये चीज है कि अल्लाह के हाथ चूंकि वो अनजस्ट नहीं है, इनजस्टिस नहीं होता, लिहाजा यहाँ जिन्स ही मुराद ली जाएगी, यानी ये लिया जाएगा, क्योंकि वो अहद अलस्त के अंदर भी आपको जिक्र मिलता है कि इंसान को जब ये फ्री विल दी गई थी तो ऑब्वियसली सब इंसानों से ली गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पीशीज मुराद है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने आपको पेरेंट्स की मिसाल दी। अच्छा चलो देखो नेचर हाँ। कैसे काम करती है, अगर आपने नेचर को समझना है, हम्म। जेनेटिकली स्पीकिंग, आपके फादर के जो फीचर्स हैं या उनके जो इवन हैबिट्स हैं, वो आप में ट्रेट्स के, डीएनए ट्रेट्स के तौर पर आप में ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, आपकी मदर हाँ। का भी, आपके फादर का भी, और कई दफा आपके पीछे जी। ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनका भी ट्रांसफर होता है। पता चलता है, तस्वीर देखते हैं तो पता चलता है, आपका नाक या आपकी आंखें या चेहरा आपके दादा से या चाचा से या मामू से मिल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह आपको समझना जी। चाहिए कि नेचर ऐसे काम करती है। तो ह्यूमनली भी आपको ये मिसाल मिल गई, और सोसाइटी की भी मिसाल मिल गई, और लॉजिक की भी मिसाल मैंने दे दी है जी। ये बात है, जी। इस पर कोई और बात जरूर करें अगर आपको लगता है तो। हाँ। जी, तो इससे एक सेकंड क्वेश्चन भी उठता है कि मान लो कि अगर कोई सक्सेसफुली जन्नत भी चला गया, तो क्या वो ऐसा विश मांग सकता है कि मुझे एग्जिस्टेंस से ही मिटा दो? ऐसा कोई विश मांग सकता है कि नहीं? ऐसा कोई मांग सकता है कि मुझे हटा दो? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये विश आपको दुनिया में क्यों आती है? इसलिए कि यहाँ चीजें परफेक्ट नहीं है, आपको दुख मिलता है। जन्नत है परफेक्ट, हुँ। वहां पर आपको सुख होगा, वहां कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा मुझे मिटा दो। ये सोच दुनिया में आती है, क्योंकि दुनिया में दुख नजर आता है, पेन है, सफरिंग है, ठीक है, टॉक्सिक लोग हैं, लाइफ बहुत ज्यादा बम्पी है, आपकी इच्छा के बगैर दुनिया चल रही है, इसलिए आपको फील होता है, आप दुनिया से जाना चाहते हो। पर मु हदीस है, अल्लाह के रसूल ने पर फरमाया, हदीस है, एक सुन लो पहले, हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वक्त आएगा फितन के दौर में, यानी कुर्बे क़यामत में, आखिरी टाइम के अंदर एक दौर आएगा कि लोग ये इच्छा करेंगे कि काश वो मर जाते, कब्र के पास से गुजरेंगे। ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये मैं बता रहा हूँ कि ये एंड ऑफ टाइम्स को दर्शाते हुए अल्लाह के रसूल ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा कब्र के पास से गुजरेगा, काश, वो कहेगा काश इसकी जगह मैं होता, दुनिया में इतना फसाद और इतना काल मच जाएगा, महामारी मच जाएगी, वो कहेगा मैं ना होता। जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है ना, जन्नत का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, वो टोटली इन सारी नेगेटिविटीज से, इन सारे टेंशन से, इन सारे स्ट्रेस से और इन सारे सफरिंग से हटकर है। जब वो उससे हटकर है ना, तो वहां मुझे नहीं लगता, आज ही आप सोच रहे हो, वहां ये कोई इच्छा नहीं करेगा कि मैं मिट जाऊं, या मुझे नहीं होना, या मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहता।
ऐसा कोई नहीं सोचेगा। जी, पर मतलब एक हदीस में सुना था कि जिसमें ये बताया गया था कि जन्नत के जाने के बाद भी दो अफसोस होगा एक इंसान का, कि वो हाँ हाँ हाईएस्ट लेवल पे क्यों नहीं गया, जन्नत का जो हाँ अपर लेवल है वो अचीव नहीं कर पाया। हाँ और हाँ दूसरा हाँ ये होगा कि वो अल्लाह को नहीं देख पाया। ये दो अफसोस रहेगा ही इंसान में। एक हदीस हाँ, में ये मगर लिखा ये था। अफसोस, हाँ तो ठीक है वो ठीक है, ये आपने सही कहा है, ये आपने सही कहा है, ये मैंने पढ़ी है हदीस, ठीक है, मगर उसमें ये आपने समझना है, वो अफसोस डिप्रेशन पैदा नहीं करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल से समझाता हूँ। आप आप एक घर लेते हो, अच्छा घर, ठीक है, और जब आप वो घर लेते हो तो आपको पता चलता है कि उससे सस्ता घर और उससे बेहतर घर और उससे बेहतर लोकेशन पे घर अवेलेबल है आपके लेने के बाद। आपको दुख तो होगा कि अगर मैं थोड़ा वेट कर लेता, थोड़ी और स्ट्रगल करता, थोड़ा और मार्केट घूम लेता, चार पैसे और इकट्ठे कर लेता, तो इससे बड़ा बैंगलोर ले लेता, हाँ। इससे बड़ा विला लेता। मगर ये चीज आपको डिप्रेस हुँ, नहीं करेगी कि आप ये सोचना शुरू कर दें, यार मैं तो बिल्कुल ही बेकार था, मैं ये नहीं कर सका वो। तो टेंशन होना या अमलों की कमी फील होना, ये तो बिल्कुल होता है, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंसान चाहेगा मैं बेहतरी की तरफ जाऊं, ऑब्वियसली, मगर वो नेगेटिव नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा उससे, ठीक है ना। अच्छा। जी, हाँ ठीक ये है जी, चीज है। मतलब सब यानी वो कहते हैं ना, मतलब वो आपका कहते हैं ना कि इसकी मिसाल है ना, एक और मिसाल दी जाती है, वो कहते हैं कि शादी करने के बाद, मोबाइल लेने के बाद और गाड़ी लेने के बाद आदमी ये कहता है काश थोड़ा वेट कर लेता, अच्छा मॉडल मिल जाता, ठीक है। तो मकसद मकसद कहने का ये है कि भाई इतना सही होता है और टेंशन कोई नहीं, तो आप स्ट्रेस ना लो। वहां की, हम यहाँ रहकर जब जन्नत को एनालाइज करते हैं ना, तो फिर हमें इस तरह के सवाल उठते हैं हमेशा में, या क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे ये वो। भाई आप लोग उस चीज के अंदर गए ही नहीं हो, इसीलिए। एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब दुनिया में जिसने परेशानी की जिंदगी गुजारी होगी ना, मार खाई, लुट गया, कत्ल हो गया, परेशान हुआ, दुख उठाए, सफरिंग देखी, जब उसको जन्नत का एक चक्कर लगवाया जाएगा ना, जन्नत का चक्कर लगाया जाएगा, तो उससे पूछा जाएगा हाँ तूने दुनिया में क्या तकलीफें देखी, वो भूल जाएगा, हुँ, वो कहेगा मैंने तो देखा ही कुछ नहीं, अगर इसके बदले मुझे ये जन्नत मिल रही है तो ये तो कुछ भी नहीं था। इतना सुकून है वहां। अब यह है कि जन्नत के अंदर जब आप पहुंच जाते हो, इस शरीर से निकल जाते हो कि ये शरीर को मृत्यु आनी है, इस शरीर ने बुढ़े होना है, इसको रोग लगने हैं, इसके साथ और दूसरी जरूरियात हैं, कमजोरियां हैं। जब आप जन्नत में चले जाओगे तो फिर ये जो शरीर की कमजोरियां हैं, इसकी नेगेटिव जो फीचर्स हैं, बीमार होना, ये वो सारी चीजें, ये खत्म हो जाएंगी और आप एक परफेक्ट लाइफ वहां पर जियोगे। फिर आपका दिल नहीं करेगा कि मैं ना होता, फिर आप कहते पांच छह मेरे जैसे और भी होते, मेरे बच्चे भी होते मेरे साथ, ये भी सोचोगे, ठीक है ना। जी। ओके, जी, शुक्रिया जी। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। योहान भाई थे, बड़ा प्यारा आज उन्होंने सवाल पूछा। कार्ल जॉनसन हमारे साथ हैं, कार्ल भाई जी भैया। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, मुसलमान है भाई आप? जी जी, लेकिन निकालिए मत, मेरा एक सवाल है, प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, वेट कीजिएगा। एग्नोस्टिक भाई हमारे साथ है जी, एग्नोस्टिक भाई। हेलो जी। अ, जी, क्या हाल है आमिर आप भाई, ठीक मुसलमान है हैं? भाई? आमिर भाई मैं कंफ्यूज्ड हूँ, यानी कि शायद मैं छोड़ भी दूँ शायद ना छोड़ूँ, इस तरह का सीन है। अच्छा मैं छोड़ना एग्नोस्टिक है, चाहता ठीक हूँ ठीक है। जी जी, जी जी। यानी इस तरह का सीन है। तो हाँ मैं क्यों यानी कि छोड़ना चाह रहे हैं, क्या हुआ है पहले, यानी कुछ आपको नहीं, कुछ मैं परेशानी है, कोई ये सवाल है? ये नहीं है कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। हम्म, असल में इशू ये है कि हर चीज़ जो मैंने इनकी जो भी यानी कि ये पढ़ी है इलाहात की, या हम्म, जो भी मैंने सुना है, हर चीज़ तो फ़ज़ूल है, कोई उसका सर हम्म, पाँव नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो कि मुझे यानी कि ये करती है, परेशान करती है, वो ये है कि हमारे पास एग्ज़िस्टेंस का कोई प्रूफ़ नहीं है, किसकी जो एग्जिस्टेंस का? सीधी-सी बात है। अल्लाह की एग्ज़िस्टेंस का, गॉड की एग्ज़िस्टेंस का हमारे पास कोई प्रूफ़ अच्छा, नहीं है। उनके अगर तो मैं पास मानूँ, हाँ, उनके पास प्रूफ है अगर किस चीज़ का? ना होने का। नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ तो उनका होता है जिनका क्लेम होता है ना। एंटी क्लेम भी होता है ना, आपको किसने कह दिया? एंटी क्लेम भी प्रूफ मांगता है। हाँ, यानी कि देखिए, मैं लॉजिक के जिसको अनुसार, अगर आपने टिपिकली लॉजिक के अनुसार चलना है, क्लेम और एंटी जी, क्लेम के ऊपर, एंटी क्लेम को भी बर्डन ऑफ प्रूफ देना पड़ता है। जी, ये भी एक लॉजिक के realm के अंदर ये भी एक फिलॉसफी मानी जाती है। नॉर्मली ये बेसिकली, नॉर्मली ये होता है कि जो
केसेस देखे जाते थे कोर्ट्स जी। वगैरह के अंदर, या जो नॉर्मल फैमिली इश्यूज वगैरह इस तरह के कुछ इश्यूज आते थे, सोशल इशू आते थे, उसमें नॉर्मली ये देखा जाता था कि जिसने क्लेम किया है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हाँ, नॉर्मली ऐसे ही होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्लेम करने वाले के ऊपर होगा, नॉर्मली ऐसे होता है। मगर ये भी एक थ्योरी पेश की जाती है अरिस्टोटलियन लॉजिक के, जो अरिस्टोटलियन लॉजिक के स्टूडेंट से आगे, जिनको मशाइन बोला जाता था, उनके यहाँ ये भी बहस चलती थी कि क्या सिर्फ क्लेम के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है या जो एंटी क्लेम करेगा उसके ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। तो उससे ये चीज निकलती थी कि जो भी क्लेम करेगा, पॉजिटिव क्लेम और नेगेटिव क्लेम, दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। इसीलिए एग्नोस्टिक टर्म कॉइन हुई थी कि एग्नोस्टिक ये कहता है ना मेरा ये क्लेम है ना मेरा ये क्लेम है। समझ आई आपको बात? यानी एक तरफ है जो बिलीवर है, एक तरफ है जो एथियस्ट है। सो इन दोनों के बीच में जो थिन लाइन है वो एग्नोस्टिक किया। वो कहता है ना मैं ये कहता हूं कि कोई है, ना मैं ये कहता हूं कि कोई नहीं है, क्योंकि बोथ आर क्लेम्स। ठीक है ना? तो ये आपने समझना है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है फिलोसॉफिकली, जो ये मारते हैं कि भाई क्लेम सिर्फ और सिर्फ बिलीवर के ऊपर होता है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, मैं इधर बस एक छोटा सा पॉइंट ये ऐड कर दूं कि मैं जिस तरह इसको समझता हूँ ना, हिस्टोरिकली जो भी है वो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन इशू ये है कि अगर तो हम लोग यानी कि फॉर अ मोमेंट की इमेजिन करें कि सारी इंसानियत जो है वो नॉर्मली चल रही है, जिस तरह के लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन होती है, और यानी कि इंटर स्पीशीज एवोल्यूशन भी होती है, जो कि फजूल है, जो नहीं होती यार। मुझे नहीं समझ आ रही। आप, यही वजह है इसके, बिखरा पड़ा हुआ है सब कुछ। एवोल्यूशन का एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के साथ क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं आपको उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, इंसान आ गए हैं और इंसान आपस में रह रहे हैं, आप ये इमेजिन करें, ठीक है, और इंसान आपस में रह रहे हैं और बीच में से एक बंदा उठता है, ठीक है, और वो ये कहता है कि जिस तरह हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लें कि मुझे जो है वो, मेरे पास एक फरिश्ता आता है और वो फरिश्ता मुझे अल्लाह ताला की बातें बताता है, ठीक हो गया। अब उस वक्त की जो, अब वो उस चीज का जो इशू क्रिएटर रहा है कि नहीं? नहीं, है, आगे नहीं दौड़ना मेरा भाई, आगे नहीं दौड़ना, इसीलिए आप परेशान हो जी। इस चीज का क्रिएटर के साथ क्या ताल्लुक है? आप फिर नहीं सिद्ध कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हो। इसका मतलब है कि आप गुंजल में फंसे हुए हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक बंदा ये कहे ना कहे कि मेरे पास मलाइका आते हैं या वही आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का इसके साथ क्या ताल्लुक है? पहले तो मुझे ये बताओ ना, क्योंकि आपने कहा सारी चीजें अपनी जगह पर है, मगर ये मुझे बड़ा कंफ्यूज कर रहा है पॉइंट। तो पहले आपसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बात करेंगे ना। जी, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का इसके ऊपर ये ताल्लुक है क्योंकि अब क्योंकि जब वो बंदा उठकर मुझे ये नहीं बताता, क्योंकि अगर तो गॉड ने हमसे कोई भी नहीं बताता है। रुके, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। आप अभी बताएं मुझे, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर आपका क्या स्टांस है? एग्जिस्टेंस ये सर, जो यानी कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो यानी कि ये लगता है कि क्या कहते हैं, गॉड अगर तो होगा तो मैं मान लूंगा, लेकिन उसकी कोई हमारे पास होगा तो मैं मान लूंगा। नहीं, चलें ठीक है, इसको आपके थ्रू समझ लेते हैं। होगा तो मैं मान लूंगा। कैसे आए हैं हम यहाँ? ये यूनिवर्स कैसे आई है? एक्सप्लेन करें। ये यूनिवर्स कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर तुम लोग बिग बैंग पे भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दें, लॉजिकल ना दें, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दें। अगर तो हम लोग बिग बैंग पे भी चले जाएंगे कि उसके थ्रू आई है यूनिवर्स और उसके पीछे क्या था हमें कुछ पता ही नहीं है उसका। इवेंचुअली बिग बैंग के पीछे क्या था वो भी नहीं पता। तो हर चीज जो है वो यानी कि एक तरह से कंफ्यूजन के अंदर ही है। और कंफ्यूजन के अंदर है तो फिर एग्जिस्टेंस को फिर आप निहिलिस्टिक अप्रोच क्यों नहीं रखते हैं कि कुछ भी नहीं है? आखिर में ये मैं कह रहा हूँ, आखिर में अगर तो हम लोग इस अप्रोच पे आ जाते हैं कि मेरा एक क्रिएटर है और मैं चाहता हूँ कि मेरी सैल्वेज जो है वो अच्छी हो और मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूं और फिर अपनी जिंदगी उस तरह गुजारूं, तो वो सारी चीज जो है वो होगी मेरे ईमान के ऊपर, वो होगी मेरे बिलीफ के ऊपर। नहीं, मेरे बिलीफ के ऊपर, क्योंकि मैं प्रूव ही नहीं कर सकता ना उसे। मुझे रसूलुल्लाह को मानना है क्योंकि मेरा वो ईमान है। किसने कहा है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की हो रही है? चाचू आगे क्यों जा रहा है? सिंसियर है कि नहीं? मेरा टाइम ना वेस्ट कर मेरा भाई। सिंसियर होना तो आगे नहीं दौड़ना। प्रॉफिटहुड पे तो आए नहीं अभी हम। मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ ये दुनिया कहाँ से आई है। मुझे आगे दौड़ के बिलीव रखना है, बस ट्रस्ट करना है। क्यों करना है भाई? पहले पिछला मसला तो हल करना भाई मेरे। अच्छा, अग्गा दौड़ते पीछा चौड़, ये क्या बात हुई भाई? दो बड़े सवाल हैं, दो बड़े सवाल। साइंस मर गए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे आज तक।
नहीं हो ही उसका उसका जवाब बनता है नहीं, किस तरह नहीं है नहीं क्यों, तो फिर तो यहीं से शुरू होगा ना फिर। काय की है साइंस फिर रिलीजन को क्यों चैलेंज कर रही है, किस बेस पे कर रही है? जब साइंस के दो बड़े बिग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं है, द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, ऐसा ही है, या नहीं ओरिजिन ऑफ द नहीं है लाइफ, जवाब, नहीं जवाब है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं फिर है, बिल्कुल जब आपके पास जो बेसिक जवाब नहीं है, पता क्यों नहीं है? डोमेन नहीं है। क्या नहीं है? ये डोमेन ही नहीं है, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस की डोमेन खड़ी हुई, जो बेसिस जिन्होंने रखे, ठीक है, फ्रांसिस बेकन से आगे शुरू हुए, वो जो बेकनिज जो एक सिस्टम रखा गया जो आज मॉडर्न, वो नेचुरल मेथोडोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू था, ठीक है, कि आपने नेचुरलिज्म को फॉलो करना है, पॉजिटिविज्म को फॉलो करना है, एम्पिरिसिज्म को फॉलो करना है, यानी जो चीज आपके ऑब्जर्वेशन में या जो चीज आपके एक्सपेरिमेंट में आ जाती है वही चीज एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, तो फिर मुझे बताएं, डोमेन खत्म हो गई। जब साइंस की डोमेन यहां पर खत्म हो गई तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नकार कैसे सकते हैं, चैलेंज कैसे कर सकते हैं? वो तो इस डोमेन से ही बाहर है। यानी आप बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स आपकी डोमेन से बाहर निकल गई है, ओरिजिन ऑफ द लाइफ आपकी डोमेन से बाहर निकल गई हुई है, क्योंकि आप उसको अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर, अपनी एक्सपेरिमेंट के अंदर ला ही नहीं पा रहे हो, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, ट्रेस बैक ही नहीं कर पा रहे हो। वो आ ही नहीं सकती ना, किस तरह आएगी? तो एग्जैक्टली जब वो नहीं आ सकती तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को इनकी डोमेन के अंदर हम क्यों आकर जज करें? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जिसको समझना चाहिए, यहां पर इसका मतलब है कि साइंस दम तोड़ देगी, यहां हम अपनी अकल के थ्रू, इंटेलेक्ट के थ्रू, रैशनल के थ्रू चीजों को समझेंगे। नंबर 1, एक चीज ये हमें समझ आएगी कि इसका मतलब ये है कि ये जो फिजिकल दुनिया आपको नजर आ रही है ना, इसका मतलब है इससे ऊपर की गेम है कुछ जो हमारी इंसान के बस में नहीं है। क्या ये मानना पड़ेगा आपको सबसे पहले तो, वरना अगर आप ये कहो कि ह्यूमन कैपेसिटी में हर चीज आ सकती है और हम हर चीज को ग्रिप कर सकते हैं, साइंस के तमाम लॉज हमें पता है, तमाम नेचर की जो उतार चढ़ाव है वो हम समझते हैं, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि हम ये चीजों को एक्सप्लेन करें। जबकि आप मानते हैं कि आपको सिर्फ मानना है कि भाई ये हुआ है। यही वजह है कि स्टीफन हॉकिंग ने जो द ग्रैंड डिजाइन लिखी, तो उसमें एक जगह पर आकर जब उसने बिग बैंग को डिस्क्राइब किया, तो वहां आकर कहता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट वाज बिफोर बिग बैंग, सो द क्वेश्चन, एक मिनट यार, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें यार। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है ये रेंडर्ड मीनिंगलेस, ये सवाल फजूल हो जाएगा जब पूछेंगे कि बिग बैंग से पहले क्या था। तो ऑब्वियसली हम पूछेंगे, जब आप ये कहोगे कि बिग बैंग से इसकी उत्पत्ति या ये बिग बैंग से इसका ओरिजिन है, तो हम पूछेंगे उससे पहले क्या था। कॉमन सेंस की बात है, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो कहता है यू हैव टू एडमिट। इसका मतलब ये है कि साइंस भी या एथियस्ट भी जो हैं वो ऐसे बिलीफ सिस्टम के ऊपर दैट मींस चल रहे हैं जिसका वो ब्लेम देते हैं रिलीजन को। अब रिलीजन क्या कहता है, ये आपने उसकी पोजीशन समझनी है। रिलीजन ये कहता है, जब आप रिलीजन के, अब ये मैंने क्यों बेस समझाई आपको, उसकी वजह ये है कि आप साइंस की बेस पर जो आपका माइंड सेट हुआ था, ठीक है ना, जो आपका फ्रेम सेट हुआ था, उसी फ्रेम को रिलीजन के ऊपर रख रहे हो। जब आप उस फ्रेम को रिलीजन पर रखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप पता क्या कर रहे हो, आप जो है ना वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसके जरिए आप जो है ना वो सूरज को देख रहे हो। जबकि मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज को देखने के लिए नहीं होता, उसके लिए टेलीस्कोप होती है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है छोटे अक्षरों को, छोटी चीजों को, जो माइक्रो लेवल की चीजें हैं उनका जूम करने के लिए। तो ये याद रखें, कोई भी टूल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक खास फीचर होता है जिसके लिए उसको बनाया जाता है। तो होता यह है कि जब साइंस के लेंस के जरिए आप रिलीजन को देख रहे हैं तो आपको रिलीजन के कॉन्सेप्ट को समझना है। रिलीजन क्या कहता है? रिलीजन ये कहता है आपको कि हम एक मेटाफिजिकल दुनिया के कायल हैं, कि फिजिक्स से परे भी माबाद तबीआत जिसको कहते हैं, एक दुनिया पाई जाती है जो इंसान की समझ में नहीं। इंसान इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, और इसके अंदर अंदर जो चीजें फॉल करती हैं हम उसको ग्रिप कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इससे ऊपर चीज चली जाए या इससे नीचे चली जाए, हम उसको शायद अंडरस्टैंड ना कर पाए, जैसे टाइम है, ठीक है ना।
हमारे सामने मिसाल है, हम उसको फील तो करते हैं गुजरते हुए, मगर उसको कंप्लीटली ग्रास्प या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। यहां से सफर शुरू होता है रिलीजन के कॉन्सेप्ट का। अब आप फरिश्ता जो आ रहा है ये आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, ये सारी बेसिस के ऊपर है, ये मैं इसलिए फाउंडेशन रख रहा था। अब फरिश्ता आया एक बंदे के पास वही लेकर, समझ नहीं आ रहा, आपकी डोमेन ही नहीं है, क्योंकि आपने जो शीशा आपने लगाया था इसको देखने के लिए, वो शीशा इसको देखने के लिए है ही नहीं है। ना हमारा क्लेम है कि वही आती थी, वो नॉर्मली सब लोगों को ऐसे दिखाई देती थी कि जी वही आ रही है, को रोशनी को नूर, जिस तरह आमतौर पर फिल्मों के अंदर पता नहीं को कच करके दिखाते हैं कि जी नूर आ गया, कमरा रोशन हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा नहीं था। कितने असहाब हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आते की हालत में देखा है। वो कहते थे कोई इर्द गिर्द चीज चेंज नहीं होती थी, आप स्टिल हो जाते थे, बस आप रुक जाते थे, ऐसे लगता था आप हम में नहीं है, मगर चंद सेकंड्स के बाद आप दोबारा हमारे पास आते थे, हमारे अंदर मौजूद होते, बॉडी वहीं पर होती थी, मगर आप एकदम गायब हो जाते थे हमारे पास से कि है ही नहीं है, जैसे हम आपको दिख ही नहीं रहे। और जब आप वापस आते थे उस कैफियत के अंदर से वापस आते थे, तो फिर आप ऐसा कलाम करते थे जो अरबो अजम ने कभी सुना नहीं था। तो मकसद कहने का ये कि वही कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जनाब शोर महल्ले में पड़ जाता था, आओ भाई आओ आओ वही आ गई वही आ गई, आगे देखो ये देखो रोशनी, ऐसे नहीं होता था भाई। ये कॉन्सेप्ट हमारा खराब हो गया हुआ माइंड। हमको पर देख रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं परों में, वो किसी ने काबा की भी फोटो लगा दी, ये सारा जो इंफॉर्मेशन और डाटा आपके माइंड के अंदर किसी तरीके से बैठा है ना, चीजों को फिजिकली इमेजिन और विजुलाइज करने में, इसने कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया है, कॉन्सेप्ट्स को हिलाकर रख दिया उसकी बेस को। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो इवेंचुअली तो फजूल है, जाहिर है। यानी कि जब ये इनकी जो निगेशन है वो तो इस बात से हो जाती है कि दर्जनों जो हदीस है वो ऐसी मौजूद है जिसके अंदर एक, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो एक फिजिकल बंदे की सूरत के अंदर आए मस्जिद में, और उनके जाने के बाद रसूलुल्लाह ने वो एक्सेप्शंस है ना, वो एक्सेप्शन है जी। लेकिन उन असहाब ने अपनी आंखों के सामने जो है वो क्या कहते हैं, ये जो मौजज़े हैं वो भी होते हुए देखे हैं रसूलुल्लाह के सामने। तो देखिए मेरी बात जो सुने, ईमान बनना था जो वो बेस है जरूरी ना, भी था। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये याद रखना आपने, जब हम रसूलुल्लाह आज के दौर में, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता इन चीजों के अंदर, मैं सही आपको बता रहा हूं। मोजज़ात नो डाउट हो सकता है कई लोगों के ईमान को बढ़ाने का सबब हो, मगर मैं हूं बिलीवर के साथ साथ रैशनैलिटी और लॉजिक को भी ऑन करते हैं हम, जो इससे कॉन्ट्राडिक्ट ना करती हो। मेरा मानना यह है कि आज के दौर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ात को या इन चीजों को डिस्कस करके उनको उनकी बड़ाई बयान करने से बेहतर यह है कि कुरान जो मौजूद है ना, जिंदा मोजज़ा, उसको डिस्कस करें, हम उसको सामने रखें। मैं तो इस चीज का कायल हूं। मैं ये समझता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का सबसे बड़ा सबूत कोई है जिंदा, वो कुरान है। और कुरान ने इंटरनल क्रिटिसिज्म का पैरामीटर, आपको फॉल्सिफाइबल होने का पैरामीटर अंदरूनी तौर पर दे दिया है। खुली किताब है, जहां से मर्जी लें, शुरू करें और उस पर इतराजात उठाने शुरू करें, देखें क्या बात बनती है। अब आपको एक चीज समझनी है, मोजज़ात कभी भी अंबिया का प्राइमरी एविडेंस नहीं हुआ करते। मिरेकल्स प्राइमरी एविडेंस नहीं होते किसी नबी का। प्राइमरी एविडेंस हमेशा नबी की दो चीजें होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, दो चीजें। मैंने आगे प्रोग्राम करना है प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। दो चीजें बुनियादी तौर पर प्राइमरी एविडेंस होती हैं किसी नबी के सच्चा या नाउज बिल्ला किसी झूठे नबी का झूठा होने की। दो चीजें, नंबर 1 उस बंदे की लाइफ, कि उस बंदे ने जिंदगी कैसे गुजारी, ठीक है, उस बंदे ने जिंदगी कैसे गुजारी। नंबर 2 उसकी टीचिंग्स। ये दो चीजें, सीरत भी हमारे पास मौजूद है, उसकी तालीम भी हमारे पास मौजूद है। ये दो चीजें कभी नहीं मिट सकती किसी शख्स की जो अपने आप को नबी कहता है ना, उसकी तालीमात को जज करने के लिए। तो हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों चीजें मौजूद हैं, सीरत की शक्ल में और कुरान तालीमात की शक्ल में। मोजज़ात चले गए, फरिश्ते जो आया करते थे, मलाइका आया करते थे, वो चले गए, वो आज हम चेक नहीं कर सकते, मगर ये दो चीजें आज भी हम चेक कर सकते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज से। इतनी सी बात है, तो इसको लेकर चलें। अब ये जो मैंने बेस डाली थी ना, जो कि खराब करती है हमारे लोगों को किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, वो ये है कि एक तरफ अपने आप को उन्होंने एक नेचुरलिस्टिक अप्रोच रखकर लेकर चलना है, और डोमेन कौन सी जज कर रहे हैं जिसको खुद क्लेम करते हैं वो लोग कि ये फिजिकल दुनिया से रिलेटेड नहीं है। अलबत्ता आप लॉजिक के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि हाँ, मगर साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए तो वो भी क्लेम नहीं मांगते। इतनी सी बात है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है,
यही कॉन्सेप्ट ऑफ रेवलेशन है, वही का है, और यही दूसरे कॉन्सेप्ट हैं आफ्टर लाइफ के या आफ्टर डेथ के। ठीक है, सही। ये इसी पॉइंट पे इवेंचुअली मैं भी यानी कि पहुंचा हूँ जितनी भी रिसर्च पे, कि थ्रू यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो किसी चीज़ की, वही जो आपने बात की डोमेन की, कि फिजिकल एग्जिस्टेंस तो प्रूव हो ही नहीं सकती क्योंकि वो डोमेन ही अलग है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। इस बात में मैं भी यानी कि ये पहुंचा हूँ, थ्रू लॉजिक ही हमें जो है वो एक्सप्लेन करना जो है वो पड़ेगा, कि साइंटिफिक वे ऑफ नेचर के थ्रू तो नहीं हो सकता, 5 सेंसेस या उस तरह। तो और ये साइंटिफिक अप्रोच है, ये साइंटिफिक अप्रोच है, अगर इसको कहेंगे ना, यही साइंटिफिक अप्रोच भी है। यानी जब हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच, तो डजंट मीन के साइंस के उस राल्म या उस एरिया के अंदर आते हैं जहां पर एम्पिरिसिस्ट बैठे हैं या एक्सपेरिमेंट करने वाले या पॉजिटिविस्ट बैठे हुए हैं। नहीं, साइंस का ओवरऑल जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, ठीक है ना, जो थियोरेटिकल फिजिक्स है, जो कि इवन आइंस्टाइन भी था, तो वो जो एरिया है ना, वो एरिया बेसिकली ऐसी थ्योरी से भरा हुआ है जिनको प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप ले लें सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, थ्योरीज ही हैं, रहती थ्योरीज ही हैं, मगर थ्योरीज फायदा देती हैं, ये याद रखें। ये जो लोग कहते हैं कि थ्योरीज आपको अंडरस्टैंड करने में फायदा नहीं देती, तो फायदा देती हैं। हाँ, आपको अप्रोक्सीमेशन दे सकती हैं, आपको बेसिक नो हाउ दे सकती हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट और फ्लेवर दे सकती हैं। ना दे पाए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, वो एक अलग मसला है। मगर यही रखे, देखो स्टीफन हॉकिंग जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के अंदर जब उसने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया, तो उसमें एक जगह पर उसने, और इन ग्रैंड डिजाइन के अंदर भी, ये दोनों किताबों में उसने डिस्कस किया है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, क्वार्क्स का जिक्र किया। क्वार्क्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसने कहा कि वी विल नेवर ऑब्जर्व क्वार्क्स। क्यों? क्योंकि जब क्वार्क्स को काटा जाता है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है, चीरा जाता है, वो नॉन एग्जिस्टेंस में चले जाते हैं। क्योंकि ग्लूऑन्स जो होते हैं, जिन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी क्वार्क्स को जोड़ कर रखा होता है, वो ग्लूऑन्स अपना असर छोड़ देते हैं। सो द टाइम यू कट डाउन द क्वार्क्स, वो नॉन एग्जिस्टेंस, कल अदम में चले जाते हैं। जब वो अदम में चले जाते हैं, सो दैट मीन्स आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो आप उनका क्लेम नहीं कर सकते। तो स्टीफन हॉकिंग को यह मानना पड़ा कि हम चूंकि इनको मानकर सपोजिटली चलते हैं कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं बड़े एटॉमिक पार्टिकल्स को, तो हमें ये मानकर चलना पड़ेगा। ये है चीज। अब ये हालत है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये हालत है साइंस में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट की, कि वो कितनी ऐसी चीजों की एग्जिस्टेंस को सपोज करते हैं, उन पर बिलीव करते हैं, क्योंकि उसके बगैर उनका चारा नहीं है। अब वर्चुअल पार्टिकल्स हैं, मैं कई दफा जिक्र किया हुआ है वर्चुअल पार्टिकल्स का। वर्चुअल पार्टिकल्स बेसिकली क्वांटम रैल्म के अंदर वो फ्लक्चुएशंस का नाम है जो क्वांटम वैक्यूम में होता है। और वर्चुअल पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि वो इतने छोटे लाइफ स्पैन उनका होता है, इतना छोटा कि आपके ऑब्जर्व करने से पहले वो खत्म हो चुके होते हैं, मगर उनको सपोज करते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कई मल्टीपल चीजें हैं। इसी तरीके से क्वांटम रैल्म के अंदर सुपर पोजिशन है। ठीक है, सुपर पोजिशन के बारे में, या एक क्लाउडी, उसके लिए एक टर्म और यूज होती है, उस पोजीशन के बारे में मल्टीपल चीजें सामने आती हैं कि एक ही चीज मल्टीपल जगह पर आपको एक ही टाइम पर दिखाई देती है। ठीक है, उसकी स्टेट जो है वो यानी कि थ्रू वो स्पेस के अंदर जो है ना, वो हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, ये सुना हुआ है मैंने। हाँ वो बेसिकली उसकी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि जैसे आप व्हाइट पेपर के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स हों, ठीक है, छोटे छोटे, जैसे नीडल होती है, नीडल की पिन, नीडल की जो होती है छोटी सी आगे चोंच होती है, उसके ऊपर आप इंक लगा के ना कंप्लीट व्हाइट पेपर A4 पेपर के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स मारे, तो जब आप उनको बैठकर ऑब्जर्व करते हैं ना, वो ऑब्जर्व इल्यूजन पैदा करता है कि आपने एक ही डॉट को 2-4 जगह पर देखा है, क्योंकि आप गिनती करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जैसे पुराने समय में बच्चे आसमान की तरफ देखकर तारे गिना करते थे, तो 10-12 तारों के बाद वो भूल जाते थे गिनती। क्यों? क्योंकि उनको लगता था इसको तो मैंने गिन लिया है। ठीक है, तो इसी तरह क्वांटम लेवल के ऊपर जाकर पार्टिकल्स के साथ होता है। अब उसको उन्होंने माना है, ये सुपर पोजिशनिंग है। तो इसीलिए इसलिए ये जो चीज है ना, कि हम दुनिया को कंप्लीटली अपने दिमाग के अंदर रखने की कोशिश करें, ये ऐसे ही है कि इंसान, ये पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं है।
ये बात ठीक तो है। हकीकत है, इसलिए तो मैं बीच में झूल रहा हूँ इवेंचुअली। तो इवेंचुअली उम्मीद तो है कि